नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं उन्हें कवर करते हैं। उन क्वेश्चंस को हम देखते हैं, सीखते हैं कि प्रीलिम्स में हमारी क्या अप्रोच रहनी चाहिए, जिससे कि हम क्वेश्चंस ज़्यादा अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। क्वेश्चंस का आंसर हमें पता होते हुए भी हम लैंग्वेज में ना फंस जाएं, या किन्हीं और कारणों से स्टेटमेंट से बहुत सारे बच्चों को डर लगता है, तो ऐसे स्टेटमेंट से डर हमें ना लगे। कथन, कारण, असर्शन, रीजन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनसे बच्चों को डर ना लगे, इसलिए हम थोड़ी सी क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस इन सेशंस में कर रहे हैं और डेली हम 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम आज के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के, भूगोल के, और सीखेंगे कि किस प्रकार से 75% या उससे ज्यादा का के मार्क्स जो हैं वो प्रीलिम्स में ला सके हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइक्लोन इज लोअर इन द अरेबियन सी व्हेन कंपेयर्ड टू द बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर में चक्रवातों की आवृत्ति कम होती है, क्योंकि तीन स्टेटमेंट हमें दिए हैं। अरेबियन सी सरफेस टेम्परेचर इज हायर कंपेयर्ड टू दैट ऑफ बे ऑफ बंगाल। अरब सागर की सतह का तापमान बंगाल की खाड़ी की तुलना में अधिक है। ये बात बिल्कुल गलत है। अरब सागर का तापमान अगर ज्यादा होता, हम जानते हैं कि साइक्लोन्स के बनने के लिए 27 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा का टेम्परेचर हमें चाहिए होता है, उससे ज्यादा का तापमान जो है वो हमें चाहिए होता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, अरेबियन सी का टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो हमें जो साइक्लोन्स है, नंबर ऑफ साइक्लोन्स जो है या चक्रवातों की संख्या जो है वो और ज्यादा दिखनी चाहिए, जबकि हमें कम दिख रही है। मतलब यहाँ का टेम्परेचर कम रहता है। हमें सिंपल सा लॉजिक जो है यहाँ पर हम ऐसे भी लगा सकते हैं, अगर हम नहीं जानते कि अरेबियन सी का टेम्परेचर ज्यादा रहता है कि कम रहता है, बट इतना लॉजिक हम लगा सकते हैं कि टेम्परेचर ज्यादा मतलब साइक्लोन ज्यादा। अगर हमें क्वेश्चन ही ये कह रहा है कि अरेबियन सी में बे ऑफ बंगाल से कम फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है साइक्लोन्स की, इसका मतलब डेफिनेटली इसका टेम्परेचर जो है वो कम रहने वाला है, ज्यादा नहीं रहने वाला। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो वन जहां भी दिखे उन सबको एलिमिनेट कीजिए। ऑल ऑफ दी अबव में भी वन आ ही रहा है, उपरोक्त सभी में भी एक आ ही रहा है। इन सबको एलिमिनेट कीजिए तो आंसर ऑटोमेटिकली निकल करके आपके सामने आ जाता है 2 एंड 3। अगर हमें फर्स्ट स्टेटमेंट पता है तो बाकी दूसरा तीसरा पढ़ा भी नहीं हमने, आंसर पर हम पहुंच चुके हैं। सेकंड स्टेटमेंट कहता है बे ऑफ बंगाल रिसीव द रेमिनेंट्स ऑफ द टाइफून्स ओरिजिनेटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन। बंगाल की खाड़ी में उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में उत्पन्न हुए टाइफून के अवशेष प्राप्त होते हैं। बिल्कुल सही बात है। बंगाल की खाड़ी में जो है नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन के जो टाइफून्स होते हैं, उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर के जो टाइफून होते हैं, साइक्लोन होते हैं, वो उनके जो अवशेष हैं, रिमेनेंट्स हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं। थर्ड स्टेटमेंट कहता है अरेबियन सी रिसीव्स द रिमेनेंट्स ऑफ द साइक्लोन फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों के अवशेष अरब सागर को प्राप्त होते हैं। ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। तो 2 एंड 3 विल बी द राइट आंसर। फर्स्ट जो है वो स्टेटमेंट गड़बड़ है। दैट इज वाई फर्स्ट स्टेटमेंट भी अगर हमें पता है, बेसिक जो हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं साइक्लोन के, वो अगर क्लियर हैं, तो यहाँ पर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को इनकरेक्ट करते ही आंसर जो है वो हम वहां तक पहुंच पा रहे हैं। दूसरा तीसरा स्टेटमेंट पढ़ने की भी जरूरत हमें थी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्न कथनों पर विचार करें। कोरल रीफ्स आर नेसेसरीली फाउंड इन ट्रॉपिकल सीज बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ। प्रवाल भित्तियां अनिवार्य रूप से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच हमें देखने को मिलती है। बिल्कुल गलत बात है। सिर्फ और सिर्फ 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण के बीच में हमें देखने को नहीं मिलती है कोरल रीफ्स। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा इनकरेक्ट निकल करके आता है। अगर हम ISFR 2019 की बात करें, वो तो 24 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 38 डिग्री साउथ तक की बात करता है कि इतने इतने एरिया तक हमें कोरल्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ का तो सवाल ही नहीं उठता। ये नेसेसरीली वर्ड और खास तौर से इन्होंने यूज किया है हिंदी में, अनिवार्य रूप से। ऐसे जो जनरली एक्सट्रीम सेंटेंस होते हैं वो जनरली गलत होते हैं, हमने देखे हैं यूपीएससी में 99% केसेस में ऐसे स्टेटमेंट रॉन्ग ही हमें देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर भी ये स्टेटमेंट जो है वो हमें गलत देखने को मिलता है अगर हम डेटा से कंपेयर करें तो भी। दूसरा स्टेटमेंट, इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर टेम्परेचर इन कोल्ड एंड डीप सीज द डेवलपमेंट ऑफ कोरल रीफ्स इज नॉट पॉसिबल। ठंडे और गहरे समुद्रों में उचित तापमान के अभाव में प्रवाल भित्तियों का विकास संभव नहीं होता। ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोरल्स जो हैं वो कोल्ड वाटर कोरल्स भी होते हैं। प्रवाल भित्तियां जो है वो ठंडे पानी में रहने वाली प्रवाल भित्तियां भी होती हैं, कोरल्स भी होती हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो प्रॉपर टेम्परेचर के अभाव में कोरल्स जो हैं वो डीप सी में नहीं होते हैं, या कोल्ड एरियाज में नहीं होते, ठंडे क्षेत्रों में नहीं होते। ये स्टेटमेंट भी हमारा
इनकरेक्ट निकल करके आता है। हमें पूछा गया विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, कौन से कथन जो है वो गलत है, रॉन्ग है, तो फिर हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों ही गलत है, क्योंकि हमसे पूछा ही गया है रॉन्ग। अगर हमसे करेक्ट पूछा जाता तो फिर हम आंसर देते हैं नाइदर वन नॉर टू, ना तो एक ना ही दो, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट जो है वो हमारे सही नहीं है, इनकरेक्ट है, पूछा ही इनकरेक्ट है, दैट इज वाई हम आंसर दे रहे हैं बोथ ए एंड बी, दोनों एक और दो गलत हमें देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, विथ व्हाट इफेक्ट डू करंट्स हैव ऑन द टेम्परेचर ऑफ नामीबिया, नामीबिया पर धाराओं का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम अफ्रीका को देखें तो यहां पर जो है कोल्ड करंट चलती है, ठंडी जलधारा चलती है, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि यहाँ इस जगह पर जो नामीबिया देखने को मिलता है, जो नामीब डेजर्ट के आसपास का देश है, उस नामीबिया के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए कोल्ड करंट अगर यहाँ पर चल रही है, ठंडी जलधारा अगर यहाँ पर चल रही है, तो डेफिनेटली टेम्परेचर क्या करने वाली है, ये कम करने वाली है। तो आंसर हमारा जो निकल करके आएगा, यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन सीधे सीधे हमें दिए हैं, कोई स्टेटमेंट नहीं है। द टेम्परेचर डिक्रीजेस स्लाइटली, टेम्परेचर राइजेस स्लाइटली, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर, करंट हैज नो इफेक्ट ऑन टेम्परेचर। ये भी गलत बात है, ये भी गलत बात है, ये भी गलत बात है। टेम्परेचर जो है वो स्लाइटली डिक्रीज हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ ठंडी जल धारा चल रही है, तो तापमान टेम्परेचर हमें कम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आंसर जो है हमारा हो जाता है टेम्परेचर डिक्रीजेस स्लाइटली, टेम्परेचर तापमान जो है थोड़ा सा कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू गल्फ स्ट्रीम कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, गल्फ स्ट्रीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन स्टेटमेंट्स हमें दिए हैं, थोड़े बड़े बड़े स्टेटमेंट्स हैं। अगर हम देखें तो देखिए द यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप, यूरोप का जो पश्चिमी तट है उस पर यूरोपीय प्रकार की जो जलवायु है, उसका कारण गल्फ ऑफ गल्फ स्ट्रीम जो है उसके अग्रसर होने से उत्पन्न होने वाली अटलांटिक गर्म धारा है, अटलांटिक वार्म करंट जनरेटेड बाय द एडवांसमेंट ऑफ द गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम के आगे बढ़ने की वजह से, अग्रसर होने की वजह से जो अटलांटिक वार्म करंट क्रिएट होती है, अटलांटिक गर्म जलधारा उत्पन्न होती है, उसकी वजह से यूरोपियन क्लाइमेट जो है वो देखने को मिलता है। कहां पर, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप पर, पश्चिमी तट पर, यूरोप के पश्चिमी तट पर। यह स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। वेस्टर्न कोस्ट में, अटलांटिक ओशियन में हम देखते हैं कि गल्फ स्ट्रीम जो है वो आगे की तरफ बढ़ती है, जिसकी वजह से अटलांटिक करंट, वार्म करंट जो है वो क्रिएट होती है, और ये वार्म अटलांटिक करंट जो है वो जाकर के यूरोप का जो वेस्टर्न पार्ट है, पश्चिमी हिस्सा जो है, वहां पर जाकर के तापमान क्लाइमेट जो है वो यूरोपियन क्लाइमेट या ब्रिटिश तुल्य जलवायु जो है वो क्रिएट करती है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है ड्यूरिंग द ऑटम सीजन, शरद काल के दौरान, द कोस्ट ऑफ द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बेनिफिट्स द मोस्ट फ्रॉम द गल्फ स्ट्रीम एज द विंड मूव्स फ्रॉम द ओशियन टू द लैंड। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स को देखें, यूनाइटेड स्टेट्स को देखें तो यहां पर यह कह रहा है कि विंड्स जो हैं, जो कि ये इस तरीके से चलती हैं, कुछ इस तरीके से चलती है, जहां से कि इन कैरेबियन आइलैंड्स को जो है अच्छी खासी बारिश जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो ये वाला पार्ट देखिए, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बेनिफिट्स द मोस्ट फ्रॉम द गल्फ स्ट्रीम एज द विंड मूव्स फ्रॉम द ओशियन टू द लैंड। विंड जो है वो ओशियन से लैंड की तरफ बढ़ती है, ओशियन से लैंड की तरफ कहाँ बढ़ रही है, यहाँ पर विंड जो है, अगर यहाँ हम देखें तो विंड्स जो है वो ऐसे चल रही है, और यहाँ अगर हम देखें तो ट्रेड विंड्स, ये वेस्टर्लीज हैं और ये ट्रेड विंड्स हैं, व्यापारिक पवने और पछुआ पवने। ये जरूर थोड़ा सा इस रीजन को हिट कर रही है, इस क्षेत्र को हिट कर रही है, लेकिन स्टिल ये कोई ऑफशोर या ऑनशोर विंड्स नहीं है, ये सारी की सारी ऑफशोर विंड्स है। और ऑफशोर विंड्स जो है वो तापमान को, टेम्परेचर को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से सूखे की स्थितियां जो है वो बनती हुई हमको दिखाई देती है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो हमें गलत देखने को मिलता है, रॉन्ग स्टेटमेंट देखने को मिलता है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है ड्यू टू दिस द टेम्परेचर राइजेस इन द कोस्टल पार्ट्स ऑफ द अमेरिका ड्यूरिंग समर ड्यू टू विच सीवियर वेदर कंडीशंस आर क्रिएटेड हियर।
यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर यस ये स्टेटमेंट जो है वो हमें करेक्ट देखने को मिला है, क्योंकि ड्यूरिंग द ऑटम सीजन कोस्ट ऑफ द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट बेनिफिट्स द मोस्ट फ्रॉम द गल्फ स्ट्रीम एज द विंड मूव्स फ्रॉम द ओशियन टू द लैंड। ओके, हाँ ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट ही रहेगा, क्योंकि ओशियन टू द लैंड नहीं जा रही है, लैंड टू ओशियन जो है वो हमें देखने को मिलती है। इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट ही देखने को हमें मिलेगा। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि टेम्परेचर जो है वो राइज होता है, बिल्कुल सही बात है। कोस्टल एरियाज जो है, तटीय क्षेत्र जो है, इनका टेम्परेचर जो है वो राइज होता है ड्यूरिंग समर ड्यू टू विच सीवियर वेदर कंडीशंस आर क्रिएटेड हियर, जिसकी वजह से यहाँ पर गंभीर मौसम की स्थिति जो है वो बन जाती है। ये बात बिल्कुल सही है कि टेम्परेचर यहाँ का राइज होता है, यहाँ का तापमान जो है वो बढ़ता है, जिसकी वजह से सीवियर टेम्परेचर या सीवियर वेदर कंडीशंस हमें बनती हुई दिखाई देती है। तो तीसरा स्टेटमेंट हमें करेक्ट दिखाई देता है। तो यहाँ पर सही आंसर जो निकल करके आता है दैट इज डी 1 and 3 ओनली। पहला और तीसरा ऑप्शन जो है, पहला और तीसरा स्टेटमेंट जो है, पहला और तीसरा कथन जो है वो हमें सही दिखाई देता है। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो थोड़ी सी बात गड़बड़ कर रहा है कि विंड जो है वो ओशियन से लैंड की तरफ मूव करती है, ये बात थोड़ी सी गड़बड़ है। अगर इस स्टेटमेंट को कहा जाता लैंड टू ओशियन तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाता, हमारे तीनों स्टेटमेंट सही हो जाते। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, द ग्लेशियर्स ऑफ द हिमालयाज आर डिसअपियरिंग बिकॉज, हिमालय के हिमनद का ह्रास हो रहा है क्योंकि। सीधे चार ऑप्शन हमें दिए हैं। एटमॉस्फेरिक मूवमेंट एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल अफेक्ट द ग्लेशियर्स ऑफ द हिमालयाज, वायुमंडलीय संचलन एवं वर्षा की मात्रा हिमालय के हिमनदों को प्रभावित करती है। सही बात है, लेकिन हम एक बार इसको कंसीडर करते हुए आगे के स्टेटमेंट्स जो है, आगे के ऑप्शंस जो है उनको देख लेते हैं, हो सकता है इनसे कोई ज्यादा इफेक्टिव हमें देखने को मिले। क्लाइमेट चेंज हैज बिकम अ थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ सो ग्लेशियर्स आर गेटिंग लॉस्ट। वाइल्ड लाइफ अगर खत्म हो रही है तो इसकी वजह से हिमनद का नाश हो रहा है, वन्य जीव खत्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से हिमनदों का ह्रास हो रहा है। ये बात तो कुछ जम ही नहीं रही है, ये बात तो गड़बड़ जो है हमें दिखाई दे रही है। ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द बाउंड वेस्टर्ली विंड्स दे आर गेटिंग डिप्लीटेड, पछुआ पवनों के प्रभाव की वजह से इनका ह्रास हो रहा है। ऐसा भी हमने कहीं कुछ नहीं पढ़ा कि वेस्टर्लीज जो है, पछुआ पवने जो है वो ग्लेशियर्स पर, हिमनदों पर किसी प्रकार का प्रभाव हमें डालती दिखाई दे। तो ये स्टेटमेंट भी हमें इनकरेक्ट दिखाई देता है एंड नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता, क्योंकि हमने फर्स्ट ऑप्शन जो है वो देखा है कि वो एक सही ऑप्शन हमें निकल करके आता हुआ दिखाई देता है। एटमॉस्फेरिक मूवमेंट्स और अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो है वो ग्लेशियर्स को अफेक्ट करती है। वायुमंडलीय संचलन किस प्रकार से हो रहा है और वर्षा की मात्रा, हिमालयी क्षेत्र में वर्षा कितनी हो रही है या दूसरे क्षेत्रों में वर्षा कितनी हो रही है, उसके अनुसार ग्लेशियर्स का निर्माण जो है वो हमें देखने को मिलता है, या उनका पिघलना जो है, मेल्ट होना जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो हिमालय के हिमनदों का ह्रास हो रहा है, डिसअपियर हो रहे हैं, उसका आंसर निकल करके आता है वायुमंडलीय संचलन एवं वर्षा की मात्रा हिमालय के हिमनदों को प्रभावित करती है। चलिए, तो ये हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। अगर आप ऐसे ही पूरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जिसमें लास्ट 18 मंथ्स के करंट अफेयर्स कवर किए गए हैं। 1500 प्लस क्वेश्चंस, 1500 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इसके अंदर, और मात्र 500 रुपीज में, 500 रुपए में आपको ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। एक नॉमिनल फीस जो है वो आपको देखने को मिल रही है। अगर आप ऐसे ही एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1000 प्लस 1000 से ज्यादा प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे, और ये भी मात्र 500 रुपीज में, 500 रुपए में आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। और अगर आप कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, इस प्रीलिम्स में अपीयर हो रहे हैं, 2022 में अपीयर हो रहे हैं, और कंप्लीट उसे आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारा प्री स्पेशल बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है। जल्दी से जल्दी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। फीस जो है वो मात्र 10,000 रुपए है, 10,000 रुपीज है। अगर आप साथ में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो टोटल 30 टेस्ट की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जो कि 5,000 रुपीज की है। और अगर आप दोनों को एक साथ ज्वाइन करते हैं तो कॉम्बो ऑफर भी आप लोगों के लिए है, जिसमें कि आप और ज्यादा बेनिफिट में रहने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। अगले सेशन में कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस जो हैं उन्हें और डिस्कस करेंगे, और क्या गड़बड़ियां हम कर सकते हैं, क्या गलतियां हम कर सकते हैं, उस पार्ट को कवर करेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन।